नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के दिल में यानी मालवा में और वहाँ की सांस्कृतिक आत्मा में उतरकर एक ऐसी कला को जानते हैं जो सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि अपने आप में एक जीती जागती परंपरा है। तो आइए माच की दुनिया को समझते हैं। जरा सोचिए, कोई नाटक शाम को शुरू हो और खत्म हो सुबह की पहली किरण के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर हाँ, यही तो है माच की सबसे बड़ी खासियत। एक ऐसा अनुभव जो देखने वालों को पूरी पूरी रात अपनी जगह से हिलने नहीं देता। तो आखिर इस अनोखे रंगमंच की जड़ें हैं कहाँ? इसका जवाब हमें मिलता है मालवा की उपजाऊ मिट्टी में। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है, ये नाम माच आया कहाँ से? तो ये निकला है संस्कृत के शब्द मंच से, जिसका सीधा सा मतलब है स्टेज। वैसे मालवी भाषा में इसे मजाकिया अंदाज में माचा, मछली या मचान भी कह देते हैं, पर सबका मतलब एक ही है, वो ऊंचा सा स्टेज जहां ये पूरी कला जिंदा हो उठती है। और इसकी जन्मभूमि वो है उज्जैन, मालवा की कल्चरल कैपिटल। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे भगवान शिव और श्री कृष्ण की नगरी भी माना जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि इस कला की जड़ें कितनी कितनी गहरी होंगी। अब माच का इतिहास भी ना अपने आप में एक कहानी जैसा है। इसके जन्म को लेकर दो बातें कही जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी इंस्पिरेशन मराठा सेनाओं के साथ आई तुर्रा कलंगी मंडलियों से मिली, पर जो कहानी ज्यादा मानी जाती है वो इससे जोड़ती है राजस्थान से आए गुरु गोपाल जी से। कहते हैं उन्होंने वहां के ख्याल लोक नाट्य को मालवा के अपने रंग ढंग में ढाला और एक बिल्कुल नई कला को जन्म दिया। और आज देखे, ये कला करीब 200 से 250 साल पुरानी हो चुकी है। इतिहास तो ठीक है, पर असली जादू तो मंच पर ही होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि मार्च की एक रात आखिर सजती कैसे है। और ये कोई मामूली तैयारी नहीं होती, ये एक पूरा का पूरा रिचुअल है। शो से 15 दिन पहले ही गांव में एक मानक खंभ गाड़कर उसकी पूजा होती है। समझ लीजिए ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि भाई शो होने वाला है। फिर जिस रात शो होता है, असली खेल शुरू होने से पहले होता है पूर्व रंग। इसमें भिश्ती और फर्राज सिंह जैसे मजेदार किरदार आते हैं, अपनी कॉमेडी से माहौल हल्का करते हैं। इसके ठीक बाद होता है मंगलाचरण, जिसमें सारे कलाकार एक साथ मिलकर गणेश, भैरव और मां सरस्वती को याद करते हैं। और फिर रात के करीब 9-10 बजे शुरू होता है मुख्य खेल, जो बिना रुके चलता है सुबह तक। तो अब पर्दा उठ चुका है, अब जरा माच के दिल में झांकते हैं, इसके संगीत, संवाद और अभिनय में। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि माच एक गीति नाट्य है, मतलब अ म्यूजिकल ड्रामा। यहाँ कहानी एक्टिंग से ज्यादा गानों और डांस से आगे बढ़ती है। सच कहें तो संगीत ही इसकी जान है, इसकी आत्मा है। तो इस संगीत में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो ढोलक, जिसे माच का प्राण यानी लाइफ ब्लड कहा जाता है। इसके साथ सुर मिलाती है सारंगी और हारमोनियम। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये जो पूरी रात का परफॉर्मेंस होता है ना, इसमें रात के अलग अलग पहर के हिसाब से अलग अलग राग इस्तेमाल होते हैं, जैसे खमाज, भैरवी, आसावरी। सोचिए कितनी गहराई है इसमें। माच का एक और बहुत ही यूनिक स्टाइल है, जिसे कहते हैं टेक छेलना। होता यह है कि जब मेन एक्टर कोई डायलॉग गाता है, जिसे बोल कहते हैं, तो मंच के पीछे बैठे सिंगर्स का ग्रुप, जिन्हें टेकिए कहते हैं, उसी लाइन को रिपीट करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे पुराने ग्रीक नाटकों में कोरस हुआ करता था। इसका फायदा, एक तो दूर बैठे लोगों तक भी आवाज साफ पहुंचती है, और दूसरा नए कलाकारों को लाइनें याद करने में भी आसानी हो जाती है। देखिए, माच में रियलिज्म ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कल्पना का खेल है। यहाँ एक कलाकार बस मंच पर गोल गोल घूमकर ये दिखा सकता है कि उसने मीलों लंबा सफर तय कर लिया है। ये परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। कोई भी कला अपने गुरुओं के बिना अधूरी है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने माच की इस लौ को जलाए रखा? ये एक बहुत ही शानदार विरासत है। शुरुआत की गुरु गोपाल जी ने, जिन्होंने 2 अलग-अलग संस्कृतियों को एक कर दिया। उनके बाद आए उस्ताद कालूराम जी, जिन्होंने 20 से भी ज्यादा खेल लिखे और इस कला को और भी रिच बनाया। फिर एक बड़ा बदलाव लेकर आए सिद्धेश्वर सेन। उन्होंने पहली बार महिलाओं को माच से जोड़ा, और इसीलिए उन्हें आधुनिक भरत मुनि तक कहा गया। और आज उसी मशाल को थामे हुए हैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा। एक और दिलचस्प बात, माच की जो मंडलियां होती थी ना, उन्हें अखाड़ा कहते थे।
अब अखाड़ा शब्द तो हम कुश्ती से जोड़ते हैं, है ना? तो ये नाम ही बताता है कि मार्च सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि इसमें डिसिप्लिन और एक मजबूत कम्युनिटी स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल था। तो रात बीत चुकी है, सुबह हो रही है और हमारा खेल भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन आज के इस दौर में माचस का भविष्य क्या है? आज के समय में माचे के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मॉडर्न एंटरटेनमेंट। जाहिर सी बात है, सिनेमा, टीवी और अब तो इंटरनेट के आने से जो पारंपरिक कम्युनिटी परफॉर्मेंसेज होती थी उनमें काफी कमी आई है और ये कला अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही है। एक और बड़ा बदलाव आया है इसके सपोर्ट सिस्टम में। पहले मार्च लोकाश्रय पर चलता था, मतलब गांव के लोग, समाज के लोग ही इसे पालते पोसते थे, इसे जिंदा रखते थे। पर अब ये धीरे धीरे राजाश्रय की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी अब इसका वजूद सरकारी पहचान, अवार्ड्स और कल्चरल फेस्टिवल्स पर ज्यादा निर्भर हो गया है। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जब मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च को अपना राज्य का लोक नाट्य घोषित कर दिया। ये एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है जो इस कला को बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और बस यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। मार्च, जो सदियों तक लोगों के बीच, लोगों के लिए जिंदा रहा, क्या सरकारी और संस्थागत संरक्षण उसकी आत्मा को, उसके उस असली स्पॉन्टेनियस रूप को बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद वक्त ही देगा।